लुइस विटॉन जो आज दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरियस ब्रांड है, जिसकी नेटवर्थ लगभग $400 बिलियन से भी ज्यादा। लेकिन आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इसे एक किसान ने शुरू किया था, जो आज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लग्जरियस ब्रांड है, जिसकी एक शर्ट भी आपको लाखों रुपए की मिलेगी। आखिर क्या वजह है कि इनकी शर्ट्स, शूज, परफ्यूम्स या फिर ये बैग्स काफी ज्यादा महंगे होते हैं? और इसके अलावा आप ये सुनकर हैरान होंगे कि लुइस विटॉन के फाउंडर की डेथ के बाद ऑलमोस्ट ये कंपनी कोलैप्स हो चुकी थी। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर वो किसान कौन था जिसने इस लग्जरियस ब्रांड की शुरुआत की, और आखिर क्या वजह थी कि उसकी डेथ के बाद ये कंपनी ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुकी थी। लुइस विटॉन आज दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरियस ब्रांड है, जिसकी एक चीज लाखों रुपए की होती है, जिसमें लग्जरी बैग्स, लेदर गुड्स लाइक शूज, परफ्यूम्स, वॉचेस, ज्वेलरी और इसके अलावा एक्सेसरीज लाइक सनग्लासेस वगैरह बनाती है। यही नहीं बल्कि लुइस विटॉन बुक्स भी बनाती है। अब ये सब इनकी कोई एंशिएंट प्रोडक्ट्स नहीं है, कोई पुरानी नहीं है, बल्कि लुइस विटॉन की सबसे पहली प्रोडक्ट थी एक ट्रंक। जी हाँ, सही सुना आपने, एक बैग, जिसे 1854 में इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिसके बाद लुइस विटॉन एक लग्जरी ब्रांड बनकर दुनिया के सामने उभरा। अब जरा इस कंपनी की हिस्ट्री में डाइव करते हैं। 19वीं सेंचुरी में लुइस विटॉन का जन्म एक फार्मर और हैट मेकर के यहाँ हुआ, जो कि फ्रांस का रहने वाला था। अब उस वक्त फ्रांस नेपोलियन वार को फेस कर रहा था, जिसके चलते फ्रांस में मौजूद तमाम फार्मर बैंकरप्ट हो चुके थे, जिसमें लुइस विटॉन के फादर भी शामिल थे। स्टार्टिंग फ्रॉम यंग एज लुइस के पास अपने फार्म को संभालने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। सुबह से शाम तक वो फसलें लगाते थे, जानवरों को चराते थे और इसके अलावा आग जलाने के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करते थे। जैसे ही लुइस 10 बरस का हुआ तो उसकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया, क्योंकि उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी और उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली। अब जो लुइस की स्टेप मदर थी, वो कहानियों में सुनाई जाने वाली विलन जैसी थी। वो एक एक चीज के लिए लुइस को तरसाया करती थी। एट द एज ऑफ 13 लुइस विटॉन अपना फार्म हाउस छोड़कर पेरिस की तरफ निकल पड़ा विद नो फूड एंड मनी। पेरिस पहुंचते ही उसकी मुलाकात कुछ आर्टिस्ट और क्राफ्ट्समैन से हुई, जिन्होंने इसे स्टोन्स, फैब्रिक्स, वुड और आयरन से क्राफ्टिंग करना सिखाई। लेकिन अभी भी लुइस के पास ना तो पैसा था और ना ही घर, और वो ज्यादातर एक ही स्वेटर पहनकर जंगल में सोता था। उन दिनों पेरिस में एक रेलवे लाइन शुरू हुई, जिसके चलते सफर करना इजी और एक्सेसिबल हो गया था, और इसके अलावा इंडस्ट्री भी तेजी से ग्रो कर रही थी। ये देखते हुए वहां के क्राफ्ट्समैन ने अशराफिया के लिए कस्टम मेड बॉक्सेस यानी कि ट्रंक्स बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि जो अमीर लोग इस ट्रेन में सफर करते थे, उनके लिए ये ट्रंक्स यानी कि ये बॉक्सेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि वो मोस्टली लॉन्ग ट्रिप्स पर जाते थे और वो उसमें अपना कीमती सामान रखते थे ताकि टूट फूट ना जाए। ये देखकर लुइस ने कुछ और स्किल्स सीखी और इसके अलावा ट्रेडिंग करने का फैसला किया। फॉर्चुनेटली एक ट्रेडर मार्शल ने लुइस को अपना शागिर्द भी बना लिया। अब लुइस इतना स्किलफुल था कि वो मार्शल के क्लाइंट्स के दरमियान काफी ज्यादा मशहूर हो गया, जिसके चलते फ्रांस की महारानी ने लुइस को अपना पर्सनल बॉक्स मेकर अपॉइंट कर लिया। महारानी के साथ 4 साल बिताने के बाद लुइस काफी ज्यादा मशहूर हो गया, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए लुइस ने अपनी पहली शॉप ओपन कर दी। लुइस के दिमाग में न्यू आइडियाज जन्म ले रहे थे, जिनसे इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड चेंज हो सकता था। मिसाल के तौर पर उस वक्त ट्रेडिशनल बॉक्सेस को लेदर से बनाया जाता था, जो कि रेक्टेंगुलर शेप में होते थे, और उनकी लिड्स यानी कि ढक्कन को डोम शेप में बनाया जाता था। अब क्योंकि वो डोम शेप में होते थे, जब उस पर पानी गिराया जाता था तो वो पानी सोक होने की बजाय नीचे गिर जाता था, जिसके चलते इस सूखे लेदर के बॉक्सेस को लोड करके बंद करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता था। इन प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए लुइस विटॉन ने लेदर की जगह एक न्यू मटेरियल को इंट्रोड्यूस कराया, जो कि था कैनवास यानी कि टाट। ये मटेरियल लेदर के मुकाबले में लाइट वेट और ज्यादा वाटर रेजिस्टेंट साबित हुआ, और इससे बने हुए बॉक्सेस की लिड्स यानी कि ढक्कन फ्लैट होती थी, जिन्हें लोड करके बंद करना बहुत ज्यादा इजी था। और यही नहीं बल्कि इस मटेरियल को वाटरप्रूफ बनाने के लिए जो कंपाउंड इस्तेमाल किया जाता था, इससे बैग्स और ज्यादा क्लीन, मॉडर्न और चमकदार दिखने लगे, जिसके चलते लुइस की इस प्रोडक्ट ने मार्केट में तहलका मचा दिया। और इसके एडवांटेजेस को देखते हुए सिर्फ 2 साल में ही ये प्रोडक्ट लोगों की पहली और पसंदीदा जरूरत बन गई। इसकी कामयाबी के बाद लुइस विटॉन ने हैंड बैग्स को इंट्रोड्यूस कराया, जिसे सोसाइटी ने कबूल नहीं किया, और बहुत सारे लोग शिकायत करने लगे कि ये इनएलिगेंट है, बल्कि है और खवातीन के लिए इंजरी की वजह बनेगा। लेकिन लुइस ने फिर भी हार नहीं मानी, बिकॉज लुइस जानते थे कि हैंड बैग्स स्टिल हैव पोटेंशियल। इसीलिए उन्होंने हैंड बैग्स को भी सेम उसी मटेरियल यानी कि कैनवास से बनाना शुरू कर दिया, और फिर बाद में लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया। और इतना ही नहीं बल्कि इन हैंड बैग्स की मुख्तलिफ डिजाइन की डिमांड बढ़ने लगी, ताकि इन्हें औरतें डिफरेंट आउटफिट के साथ कैरी कर सकें। इवेंचुअली लुइस कुड नॉट कीप अप एंड इनलिस्ट हेल्प फ्रॉम हिज सन जॉर्ज। अब जॉर्ज ने अपने बाप के बनाए हुए ट्रंक्स में एक खास किस्म का लॉक, जिसे टम्बलर लॉक कहा जाता है, उसे इंट्रोड्यूस कराया, जिसके चलते लोगों ने इसे काफी ज्यादा पसंद किया। बट अनफॉर्चुनेटली फिर हुई गड़बड़।
गड़बड़। फ्रांस और पर्शियन वार ने लुइस के सक्सेसफुल बिजनेस को तबाह कर दिया, जिसके चलते लुइस को अपनी फैमिली समेत अपने बिजनेस को छोड़कर पेरिस से निकलना पड़ा। हालात इतने बुरे हो गए थे कि खाना ना मिलने की वजह से लुइस मौत के करीब पहुंच गए थे। फिर जैसे ही जंग खत्म हुई तो लुइस विटॉन पेरिस अपने बिजनेस की तरफ दौड़ा, लेकिन जहां सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन लुइस हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी सेविंग से अपस्केल डिस्ट्रिक्ट में एक दुकान खरीदकर अपने कारोबार को स्टार्ट किया। नई दुकान शुरू होते ही लुइस के पास दुनिया भर से ऑर्डर्स आने लग गए। अब इस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी थी कि कपड़ों पर डिजाइन प्रिंट होने लग गए। बस लुइस ने इस सब का फायदा उठाते हुए स्ट्रिप ट्रंक्स को बनाना शुरू कर दिया। ये नया डिजाइन लोगों को ये शो करवा रहा था कि हाउ अप टू डेट दे आर। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी था कि उस वक्त के जाली स्कैमर्स लुइस विटॉन का डिजाइन कॉपी नहीं कर सकते थे। डिफरेंट कंज्यूमर पैटर्न को देखते हुए लुइस विटॉन ने अपने प्रोडक्ट की लिस्ट को जारी किया, जिसका फायदा ये हुआ कि लोग आसानी से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके परचेज कर सकते थे। और लुइस के इस फैसले के बाद बिजनेस को एक बूम मिला। लेकिन इसी साल लुइस के साथ एक अनहोनी घटना घटी। 72 साल की उम्र में लुइस अपने घर में चल बसे और मौत की कोई वजह भी सामने नहीं आई। लुइस की वफात के बाद लुइस के बेटे जॉर्ज ने बिजनेस को संभाला। जॉर्ज इंटरनेशनल सेल को बनाने के लिए यूएस चले गए, जहां उनकी मुलाकात एक मेले में जॉन नामी शख्स से हुई, जो इंटरनेशनल सेल में उसकी मदद कर सकता था। जॉन ने जॉर्ज के साथ मिलकर यूएस में एक डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन किया, जहां पर प्रोडक्ट्स को टैग्स दिए गए। और यही वो वक्त था जब जॉर्ज ने अपने बाप की याद में लुइस विटॉन को एक लोगो दिया, जो कि आज तक चल रहा है। ये लोगो देखकर कस्टमर्स काफी ज्यादा शॉक हो गए, क्योंकि आज से पहले वो इन प्रोडक्ट्स को खरीद कर अपना नेम टैग यूज करते थे। फिर वक्त के साथ साथ जॉर्ज और उसके बेटे गैस्टन ने बैग्स की न्यू कैटेगरीज को इंट्रोड्यूस कराया, जैसे कि कीपल बैग, जो कि वाइन और शैंपेन की बोतल्स को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इन शॉर्ट बताऊं तो जॉर्ज भी अपने बाप की तरह इस बिजनेस को भरपूर बढ़ाना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ और जॉर्ज भी अपने अधूरे ख्वाब छोड़कर इस दुनिया से चल बसे। जॉर्ज के मरने के बाद उसके बेटे गैस्टन के लिए बिजनेस को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल और अनलकी साबित हुआ, क्योंकि उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, जिससे लुइस विटॉन के सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए और गैस्टन के पास लुइस फैक्ट्री और स्टोर्स को बंद करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। एक फ्रेंच ऑथर तो यहाँ तक लिखते हैं कि गैस्टन इस कदर उलझ गया था कि उसने जर्मनी की रूलिंग पार्टी के साथ कोलैब कर लिया था। जंग के बाद गैस्टन ने अपने बेटों हेनरी, जैक्स और क्लॉड को कंपनी को दोबारा बिल्ड करने का काम दे दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गैस्टन की डेथ के बाद कंपनी ऑलमोस्ट कोलैप्स होने के करीब पहुंच गई। हार्ड साइडेड लगेजेस बिकम लेस पॉपुलर, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में भारी सामान रखने वाले ट्रंक्स की डिमांड कम हो गई। इस कंपनी के सर्वाइवल के लिए तीनों बेटों ने ही अलग अलग कामों को बांट लिया, जिसके चलते हेनरी ने अपनी एक स्टील ट्रेडिंग कंपनी को भारी मुनाफे के साथ बेच डाला। और यही नहीं, बल्कि लुइस विटॉन को होलसेल से रिटेलर बना दिया और फिर एलवी को एशिया में भी इंट्रोड्यूस करवा दिया, जिसके चलते सिर्फ 6 साल में ही एलवी की सेल्स $20 मिलियन से $260 मिलियन तक पहुंच गई। जैसे ही कंपनी के स्टॉक्स खत्म हुए तो इसके साथ $1 मिलियन के शेयर भी सेल हो गए, जिसके चलते सिर्फ 2 महीने में ही एलवी की स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएट होने लगी। एनालिस्ट ने हेनरी को वार्न किया कि कंपनी की सेल मजीद भी गिर सकती है, क्योंकि उस वक्त काउंटरफिट्स यानी कि नकली माल बेचने वालों की सेल काफी बढ़ रही थी। लेकिन हेनरी ने पूरी दुनिया में अपने स्टोर्स को ओपन किया, जिसके चलते $1 बिलियन की रिकॉर्ड सेल करके हेनरी ने इन एनालिस्ट को रॉन्ग साबित कर दिया। एलवी मोइट एंड हेंसी के साथ मर्ज हो गई, जो कि शैंपेन और कॉग्निक प्रोड्यूसर था। इन दोनों कंपनीज का एक ही गोल था, वो था सर्वाइवल, ताकि कोई बाहर से आकर इन कंपनीज को टेक ओवर ना कर ले, बाय ना कर ले। इस मर्जर के बाद एलवी ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक्सपैंड किया, लेकिन इस मर्जर के बाद मोइट की मैनेजमेंट के साथ काफी ज्यादा डिस्प्यूट देखने को मिले। एलवी ये समझते थे कि मोइट के प्रेसिडेंट एलवी को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बर्नार्ड आर्नल्ड, जो कि प्रॉपर्टी डेवलपर थे, उन्हें एलाय बनने की ऑफर की, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली। लेकिन बाद में एलवी को लगा कि यहाँ कोई गड़बड़ है। दरअसल हकीकत में बर्नार्ड ने 45% शेयर्स को सीक्रेटली खरीद लिया, ताकि वो एलवीएमएच को कंट्रोल कर सके। इस सब के बाद हेनरी और बर्नार्ड के दरमियान कोर्ट बैटल देखने को मिली, जिसमें कोर्ट ने बर्नार्ड को ही फेवर किया और हेनरी को स्टेप डाउन करने का कहा। एंड एट द एंड एलवी लग्जरी ब्रांड्स की रेस में पीछे रह गया। इन शॉर्ट हेनरी ने एलवी को दोबारा से ग्रो करने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज को यूज किया, जिसमें उसने विवियन वेस्टवुड जैसे बड़े बड़े डिजाइनर्स को हायर किया, जिन्होंने एलवी की 100 ईयर्स एनिवर्सरी पर हैंड बैग्स के अलावा और भी कई सारी प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराया, जैसे कि परफ्यूम्स, वॉचेस, सनग्लासेस और एक्सेसरीज लाइक वॉचेस और ज्वेलरी। और सडनली एलवी की ये प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा फेमस हो गई, जिसके चलते आज एलवी $400 बिलियन से भी ज्यादा की नेटवर्थ वाला सबसे बड़ा लग्जरी ब्रांड है।